सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर 5 जिसका नाम है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। और इस चैप्टर की 2 वीडियो अपलोड हो चुकी है जहां पर हमने लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर डिस्कस किया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर ही चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एटमॉस्फियर, जो हमारी अर्थ है वो सराउंडेड यानी घिरी हुई है बाई अ लेयर ऑफ गैस, यानी गैस की एक लेयर से, जिसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फियर। यानी हमारी अर्थ के चारों तरफ गैस की लेयर बनी हुई है, उसी को एटमॉस्फियर कहते हैं। जैसे मान लो हमारी ये अर्थ है तो इसके चारों तरफ गैस की लेयर है, इसी गैस की लेयर को हम एटमॉस्फियर कहते हैं। अभी जो पतली सी ब्लैंकेट है एयर की, यानी पतली सी जो लेयर है एयर की, वो क्या है, इज एन इंटीग्रल एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्लेनेट। इंटीग्रल का मतलब होता है अभिन्न, यानी कोई चीज किसी के साथ जुड़ी हुई होती है, अटैच रहती है, तो हम कहते हैं वो उसका इंटीग्रल पार्ट है। और इंपॉर्टेंट यानी जरूरी। एस्पेक्ट का मतलब होता है किसी चीज का फीचर कह सकते हो। तो ये जो पतली सी ब्लैंकेट ऑफ एयर है, यानी पतली सी एयर की जो लेयर है, ये इस प्लेनेट की यानी अर्थ के इंटीग्रल और इंपॉर्टेंट फीचर है। अच्छा, इस एटमॉस्फेयर से क्या मिलता है? ये हमको प्रोवाइड करता है एयर, जिसको हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। और यही एटमॉस्फेयर जो है वो हमको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज। जो सूरज की रेज आती हैं, सूरज की किरणें आती हैं, उससे फायदा भी हमको होता है लेकिन उससे हार्म भी होता है। तो उस नुकसान से ये एटमॉस्फेयर हमको बचाता है, क्योंकि सन के साथ अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं। अगर वो हमको डायरेक्ट पड़ गई तो हमारी स्किन में प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन कैंसर हो सकता है। तो ये एटमॉस्फेयर क्या करता है, फिल्टर कर देता है, वो अल्ट्रावायलेट रेज हम तक नहीं पहुंच पाती। और सिर्फ जो काम की सन रेज है, जो हमको हीट और लाइट प्रोवाइड करती हैं, वही अर्थ तक पहुंच पाती हैं। अब ये जो एटमॉस्फेयर है वो कहाँ तक एक्सटेंड, यानी कहाँ तक फैला हुआ है, अप टू अ हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर्स। अब ये जो एटमॉस्फेयर है उसको डिवाइड किया गया है 5 लेयर्स के अंदर। कैसे हमने डिवाइड किया है भाई, किसी चीज़ को अलग अलग हम कैटेगराइज करते हैं तो अलग अलग फीचर की वजह से करते हैं कि भाई इसके अंदर ये बात है तो उसको अलग कैटेगरी हम बना दी, इसके अंदर ये बात है तो उसको अलग कर दिया। जैसा आपने साइंस में पढ़ा होगा ना, सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप बनाते हैं तो अलग अलग फीचर की वजह से बनाते हैं। तो यहाँ पर कैसे हमने 5 लेयर में डिवाइड किया है, तो उनके कॉम्पोजिशन के हिसाब से। कॉम्पोजिशन का मतलब क्या है कि एटमॉस्फेयर के अंदर क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, कितनी है, उसके हिसाब से हमने बांटा है। तो एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होता है, हमारी गैसेज होती हैं, वाटर वेपर होता है, डस्ट होता है, मेनली यही 3 चीज़ होती है। इन्हीं को मिलाकर हमारा एटमॉस्फेयर बनता है। तो कहाँ पर कितनी गैस है, कितना वाटर वेपर है, कितने डस्ट पार्टिकल हैं, उसके हिसाब से हमने ये अलग अलग लेयर बना दी है। और टेम्परेचर के हिसाब से बना दिया है, कहाँ का टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक है। इसके अलावा और भी जो प्रॉपर्टीज़ है उसके हिसाब से हमने ये 5 लेयर्स बना दी है। अब ये जो लेयर स्टार्ट होती है अर्थ की सरफेस से, और इनका नाम क्या है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, द थर्मोस्फियर एंड द एक्सोस्फियर। तो यहाँ राइट साइड में आप फिगर देख सकते हो कि ये हमारी अर्थ की सरफेस है। यहाँ से स्टार्ट होते हुए यहाँ तक आपका, ये आपका ट्रोपोस्फियर है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक लगभग आपका स्ट्रेटोस्फियर है, फिर यहाँ तक यानी ये पूरा जो हिस्सा है वो आपका मीजोस्फियर का है, यहाँ से लेके यहाँ तक थर्मोस्फियर का है, और इसके ऊपर आपका ये एक्सोस्फियर का है। द एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड मेनली ऑफ, यानी एटमॉस्फेयर के कॉम्पोजिशन के बारे में बात करें कि एटमॉस्फेयर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, तो मेन जो चीज़ है उसकी बात करें तो एक तो आपका नाइट्रोजन है, दूसरा ऑक्सीजन है। और ये दोनों मिलाकर 99% बनाते हैं ऑफ क्लीन एंड ड्राई एयर। यानी साफ और सूखी एयर ले लें हम तो उसमें 99% नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही है। अब ये क्लीन और ड्राई क्यों कहा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था, मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ, कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, कि एटमॉस्फेयर में क्या होता है। वैसे इसकी डिटेल आपको साइंस में दिया हुआ है, एयर अराउंड अस जो चैप्टर है, लेकिन शॉर्ट में यहाँ समझा देता हूँ। एक तो यहाँ पर आपको गैसेस मिल जाएंगी, दूसरा वाटर वेपर, तीसरा डस्ट पार्टिकल, ये 3 चीज़ आपको मिलेगी। तो हम किस एयर की बात कर रहे हैं, जो कि क्लीन है, यानी उसके अंदर डस्ट पार्टिकल ना हो, उसको हटा दें अगर। और ड्राई एयर है, यानी सूखी है। एयर सूखी कब होगी, जब वाटर वेपर उसके अंदर ना होगा, भाई पानी ना होगा तो वो चीज़ सूखी है, ड्राई है। यानी सिर्फ गैस की बात कर लें तो जितनी भी गैस हमारे एटमॉस्फेयर में है उसमें से आपका 99% तो ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, यही दोनों मिलाकर बनाएंगी। तो ये दोनों का टोटल आपको बताया गया है। अलग अलग बात करें तो नाइट्रोजन 78% है और ऑक्सीजन 21% है, तो ऐड कर लोगे तो आपका 99% आ जाएगा। और इसके अलावा जो दूसरी गैसेज हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आर्गन हो गया, इसके अलावा और भी हैं, ये सब मिलाकर आपका 1% बनाते हैं पूरे वॉल्यूम का। ऑक्सीजन इज द ब्रेथ ऑफ लाइफ। ब्रेथ ऑफ लाइफ एक मुहावरे की तरह से यूज़ किया जाता है, जिसका मतलब कोई ऐसी चीज़ जिस पे हम डिपेंड रहते हैं, यानी उसके बिना काम ही नहीं चल पाएगा, उसके बिना जिंदा ही नहीं रह सकते। तो सही बात है, ऑक्सीजन के बिना हम कहाँ जिंदा रह सकते हैं। तो ऑक्सीजन इतना इंपॉर्टेंट है कि इस पर हमारी ज़िंदगी डिपेंड है।
वहीं नाइट्रोजन की बात कर लें तो ये हेल्प करता है इन द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ग्रोथ में हेल्प करता है। जैसे प्लांट वगैरह है तो प्लांट के ग्रो होने में नाइट्रोजन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अगर नाइट्रोजन नहीं होगा तो फिर प्लांट वगैरह ग्रो नहीं हो पाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लें, ये बहुत थोड़े अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं भाई, 1% में तो कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ये सब और भी गैसेस मिलाकर बनती हैं, तो बहुत थोड़ी तो है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट भी है। ये क्या करती है? इट एब्जॉर्ब्स द हीट रेडिएटेड बाय द अर्थ। जो हीट अर्थ रेडिएट करती है, क्या मतलब है थोड़ा समझते हैं इसको। जैसे मान लो हमारी ये अर्थ की सरफेस है और ये सन है, सन से क्या निकलेगा? लाइट रेज निकलेंगी, ये हमारी अर्थ पे आती हैं। तो सन की जो लाइट रेज हैं अर्थ पे जब टकराती हैं तो कुछ तो हमारी अर्थ एब्जॉर्ब कर लेती है, प्लांट वगैरह यूज कर लेती हैं, और कुछ क्या होती है, टकरा के ये वापस जाने लगती है। ठीक है, ऐसे वापस जाने लगती हैं। अगर ये वापस चली जाएंगी तो हमारी अर्थ की सरफेस के आसपास सन की लाइट रेज की कमी हो जाएगी और सूरज की रोशनी की वजह से सिर्फ रोशनी ही नहीं मिलती बल्कि हीट भी मिलती है, गर्मी भी मिलती है। तो अगर लाइट रेज वापस टकरा के चली जाएंगी तो हमारा जो प्लेनेट है वो उतना गर्म नहीं हो पाएगा, यानी ठंडा रहेगा। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एयर में प्रेजेंट रहती हैं, ये क्या करती हैं, जब सनलाइट टकरा के वापस जाके इन पे पड़ती है तो ये इसको चारों तरफ ऐसे बिखेर देती हैं। तो कुछ तो हवा में वापस चली जाती हैं और कुछ हमारी अर्थ की तरफ फिर से वापस आ जाती है। तो सूरज की जो हॉट रेज हैं, गर्म रेज हैं, वो फिर से वापस आ जाएंगी। तो हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो गर्म रहेगा, वार्म रहेगा। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड ना होती तो ये सारी वापस चली जाती और अर्थ हमारी ठंडी होती। तो यही बात यहाँ पर लिखी है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये एब्जॉर्ब करती हैं हीट जो कि अर्थ रेडिएट करती है, यानी टकरा के अर्थ से जो वापस जा रही होती उनको एब्जॉर्ब करती है और फिर उसके बाद अलग अलग डायरेक्शन में भेज देती हैं, जिनमें से आधी आपकी लगभग नीचे आ जाती है, वापस अर्थ की तरफ आ जाती है। और इस तरह से जो आपका प्लेनेट है वो वार्म रहता है। इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे मान लो आप हीटर वगैरह कहीं जलाए हो या ब्लोअर वगैरह चलाते हैं तो कमरा अगर बंद रहता है तो हीट उसी के अंदर ही रहती है। अगर हम कमरा ऐसे खोल दें, जैसे एसी, मान लो एसी चल रहा है और खिड़की दरवाज़ा खोल दोगे तो सारी हवा बाहर निकल जाएगी, तो ठंडा नहीं रह पाएगा। हम बंद इसीलिए करते हैं ना ताकि वो वहीं पर रहे। तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्या होता है, ये लाइट रेज फिर से वापस अर्थ की तरफ आ जाती हैं तो उसी के अंदर ही रहती हैं, जिसकी वजह से वो गर्मी हमको मिलती है, प्लेनेट हमारा गर्म रहता है। ये प्लांट की ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी है भाई। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का ही तो यूज़ होता है, इसके बिना तो प्लांट अपना खाना कैसे बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। अब जो डेंसिटी है एटमॉस्फेयर की वो वेरी करती है हाइट के साथ। डेंसिटी का मतलब क्या है, थोड़ा सा इसको समझ लो पहले। देखो सिंपल लैंग्वेज अगर मैं बताऊं तो डेंसिटी का मतलब होता है कोई चीज़ कितनी घनी है। अगर कोई चीज़ ज़्यादा घनी है तो वो ज़्यादा डेंस होगी, कम घनी है तो कम डेंस होगी। और देसी भाषा में समझना चाहते हो तो डेंसिटी का मतलब होता है भीड़। ज़्यादा भीड़ है मतलब ज़्यादा डेंसिटी है। इसको एग्जाम्पल से मैं बताता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास ये बॉक्स है, इसके अंदर 4 बॉल्स हैं। एक दूसरा बॉक्स ले लिया बिल्कुल वही साइज़ का, उतना ही बड़ा, इसके अंदर उतनी ही बड़ी 9 बॉल्स हैं। तो बताओ किसके अंदर ज़्यादा बॉल्स आपको देखने को मिल रही हैं, उतने ही बड़े एरिया के अंदर, उतने ही वॉल्यूम के अंदर, इसके अंदर ज़्यादा। इसका मतलब ये ज़्यादा घना है, ज़्यादा भीड़ इसके अंदर है, तो इसकी जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होगी। यानी उतने ही बड़े वॉल्यूम में अगर कोई चीज़ ज़्यादा होगी तो हम कहेंगे वो ज़्यादा डेंस है, वो ज़्यादा घना है, वहाँ ज़्यादा भीड़ है। जैसे हम बात करते हैं ना घना जंगल, तो घने जंगल का मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर पेड़ हैं। तो एटमॉस्फेयर के अंदर क्या है, ज़्यादातर आपकी गैसेज हैं, तो जितनी ज़्यादा गैसेज होंगी उतना ही वो एटमॉस्फेयर डेंस होगा। तो ये जो डेंसिटी है एटमॉस्फेयर की, ये हाइट के साथ वेरी करती है, यानी बदलती रहती है। कैसे बदलती है, ये मैक्सिमम होती है सी लेवल पे। सी लेवल मैंने आपको दिखा दिया था, यानी बिल्कुल समुद्र की जो सरफेस है वहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होगी, यानी वहाँ पर गैसेज बहुत ज़्यादा होंगी। और बहुत तेज़ी से ये कम होना शुरू होती है जैसे ही हम ऊपर जाते हैं, यानी जितना हाइट के ऊपर जाते जाएंगे उतना ही जो एयर है हमारी वो कम होती जाएगी, यानी जो गैसेज हैं वो कम होती जाएंगी। आप जानते हो जो क्लाइंबर्स होते हैं, यानी माउंटेन वगैरह जो चढ़ते हैं, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। क्यों आती है? ड्यू टू दिस डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ एयर। क्योंकि जितना वो ऊपर चले जाएंगे उतना ही एयर की जो डेंसिटी है वो कम होगी। डेंसिटी कम होने का मतलब क्या है, वहाँ पर जो एयर है वो कम है, तो इसीलिए उनको अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करना पड़ता है ताकि उस ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज़ करके सांस ले सके हाई एल्टीट्यूड पे, यानी जो ऊंचाई है वहाँ पर। तो उसको याद करने के लिए आप इस तरह से फिगर बना सकते हो। तो ये जो बिल्कुल नीचे वाला पॉइंट है वो आपका सी लेवल है। तो नीचे आप देखोगे ये बड़ी सी एरो मैंने बनाई है, और जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं एरो की जो लंबाई है वो छोटी होती जा रही है। तो एरो की जो लंबाई है वो एयर डेंसिटी शो कर रही है। यहाँ आप एरो का मतलब दिखा भी सकते हो, डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर या एयर आप लिख सकते हो। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं एरो की जो लंबाई वो छोटी होती जा रही है, यानी डेंसिटी एटमॉस्फेयर की या एयर की कम होती जा रही है। अब जो टेम्परेचर है वो भी डिक्रीज होता है जैसे हम ऊपर जाते हैं, डेंसिटी भी कम हो रही है, टेम्परेचर भी कम हो रहा है। तो टेम्परेचर का भी आप ऐसे ही बना सकते हो कि ये किसका है, टेम्परेचर का है। अब जो एटमॉस्फेयर है वो प्रेशर लगाता है अर्थ पे। कैसे प्रेशर लगाता है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि कोई आप बॉटल ले लो,
जैसे आपका मिनरल वाटर वाली बॉटल जो आती है वो थोड़ी हल्की होती है, उसका जो माउथ होता है वहाँ पर अपना मुंह लगाकर सांस लो, यानी वहाँ बॉटल के अंदर जो एयर है उसको खींचो। अब देखोगे बॉटल क्रश हो जाएगी, यानी चिपक जाएगी, दब जाएगी। जैसे मान लो इस तरह से बॉटल है, यहाँ पर मुंह लगाना है आपको और एयर को खींचना है, तो आप देखोगे इस तरह से बॉटल दब जाएगी। ये क्यों होता है? क्योंकि देखो पहले बाहर भी एयर थी, अंदर भी एयर थी, बैलेंस था मामला। अब आपने एयर की खींच ली तो ये बॉटल खाली हो गई। इस खाली होने की वजह से जो बाहर एयर थी वो इसको दबाएगी, यहाँ भी एयर है, ये ऐसे दबाएगी, तो ये बॉटल जो है वो चिपक जाएगी। तो एटमॉस्फेयर प्रेशर एग्जर्ट करता है अर्थ पे। ये जो प्रेशर है वो वेरी करता है प्लेस टू प्लेस, यानी कहीं पर कम होता है, कहीं ज़्यादा होता है। कुछ एरिया होते हैं जहाँ पर हाई प्रेशर एक्सपीरियंस होता है और कहीं पर कम प्रेशर होता है। अब जो एयर है वो कैसे मूव करती है? फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो ये हाई प्रेशर है और ये लो प्रेशर है, तो एयर कैसे मूव करेगी? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। मूविंग एयर इज नोन एज विंड। तो विंड क्या है? यही जो एयर मूव करती है, इसी को हम विंड कहते हैं, इसी को हवा कहते हैं। तो यहाँ आप लिख सकते हो विंड, यानी जब एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आती है तो इसी को हम कहते हैं कि हवा चल रही है। एयर मूव कर रही है, वही हवा चल रही है। तो ये एटमॉस्फेयर की कहानी हो गई। अब बात कर लेते हैं बायोस्फीयर के बारे में। ये क्या है? डोमेन ऑफ लाइफ, यानी वो इलाका है, वो हिस्सा है जहाँ पर हमको लाइफ देखने को मिलती है, जिंदगी देखने को मिलती है। तो बायोस्फीयर क्या है? इज अ नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंड, वाटर एंड एयर। तो ये नैरो जोन है, यानी पतला सा, जिसकी चौड़ाई कम हो, ऐसा इलाका है। और ये कहाँ मिलता है? जहाँ पर लैंड, वाटर, एयर ये आपस में मिलते हैं। यानी सिंपल सा ऐसे समझो कि लैंड, वाटर, एयर, इसमें जहाँ पर भी हमको लाइफ देखने को मिलेगी वो लिविंग वाला जो पार्ट है वही बायोस्फीयर का हिस्सा है। लैंड का वो हिस्सा जहाँ पर कोई लिविंग थिंग हमको देखने को मिलती है, वाटर या एयर, यहाँ पर जो लिविंग थिंग हमको देखने को मिलती है, उन सब को हम मिला लें तो वो पूरा इलाका किसका होगा? बायोस्फीयर का होगा। ये कोई अलग से नहीं है, जैसे कि हमने बाकी तीनों देखा था कि जो लैंड वाला पार्ट है वो लिथोस्फीयर का हिस्सा हो गया, जो भी वाटर है वो सारा हाइड्रोस्फीयर का पार्ट हो गया, जो एयर वाला पार्ट है वो सारा एटमॉस्फेयर का हो गया। ये तीनों तो अलग अलग है, ठीक है। इसको हम ऐसे बना सकते हैं कि जैसे मान लो ये एटमॉस्फेयर है, ये हमारा लिथोस्फीयर है, ये हमारा हाइड्रोस्फीयर है, ये अपना अलग अलग है। लेकिन जो बायोस्फीयर है इन तीनों के अंदर ही ये मिलेगा आपको। वो लाइफ जो आपको एयर के अंदर मिलेगी, वो जो लैंड में, वो जो आपको वाटर में, इन सब को मिला लें तो यही आपका बायोस्फीयर है। अब यही वो जोन है जहाँ पर लाइफ, जो कि इस प्लेनेट के लिए यूनिक है, एग्जिस्ट करती है। यानी लाइफ अभी तक जितना हम जानते हैं वो इसी प्लेनेट पे है। और इस प्लेनेट में भी कहाँ पर? जो बायोस्फीयर वाला जोन है, बायोस्फीयर वाला इलाका है, वहीं पर लाइफ है, वहीं पर हमको जिंदा चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ इस फिगर में आप देख सकते हो जो एयर वाला पार्ट है वो सारा एटमॉस्फेयर का है, वहाँ पर आपको बर्ड्स वगैरह देखने को मिल जाएंगी। फिर आपका लिथोस्फीयर है, यहाँ पर जो एनिमल्स वगैरह, प्लांट वगैरह हैं वो हो गया। पानी के अंदर जो आपका हाइड्रोस्फीयर है, जैसे फिश वगैरह हो गई। There are several species of organisms that vary in size from microbes and bacteria to huge mammals. तो यहाँ पर इस बायोस्फीयर के अंदर बहुत सारी प्रजातियां आपको ऑर्गेनिजम्स की देखने को मिलेंगी। ऑर्गेनिजम्स यानी लिविंग क्रिएचर, जो भी जिंदा चीज़ें हैं उसको हम ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो साइज़ की अगर बात कर लें तो छोटे से छोटे जैसे माइक्रोब्स हो गए, जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी डायरेक्ट उनको देख भी नहीं सकते, माइक्रोस्कोप से आपको देखना मिलेगा। तो इतने छोटे, और आपके जो बैक्टीरियाज हो गए ये भी बहुत छोटे होते हैं। यहाँ से लेके अगर बड़े साइज़ की बात कर लें तो जो बड़े बड़े मैमल्स के हो गए, एलिफेंट हो गया, वेल हो गया, ये सब आपको बायोस्फीयर के अंदर देखने को मिलेगा। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर इंसान भी आ जाते हैं, वो कैसे हैं? लिंक्ड हैं टू ईच अदर एंड टू द बायोस्फीयर फॉर सर्वाइवल। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसमें आपका इंसान भी आ गया, वो एक दूसरे से लिंक है, यानी जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए का मतलब क्या है? कि हम एक दूसरे से फ़ायदा उठाते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं। अगर जैसे प्लांट एनिमल सब हट जाए तो हम इंसान सर्वाइव नहीं कर सकते। हम प्लांट्स पे, एनिमल्स पे डिपेंड हैं। इसी तरह दूसरे जो एनिमल है वो प्लांट पे डिपेंड है। तो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और बायोस्फीयर से भी जुड़े हुए हैं, यानी बायोस्फीयर में जो भी चीज़ें हैं उससे जुड़े हुए हैं फॉर सर्वाइवल, यानी जिंदा रहने के लिए। अब जो भी ऑर्गेनिज्म है बायोस्फीयर के अंदर, उसको मोटे मोटे तौर पे हम डिवाइड कर सकते हैं दो हिस्सों में। एक तो आपका प्लांट किंगडम हो गया, यानी प्लांट्स का जो साम्राज्य हो गया, जहाँ आपको सिर्फ प्लांट की बात होती है, वो हो गया। दूसरा एनिमल किंगडम हो गया, यानी बायोस्फीयर के अंदर अगर सिर्फ प्लांट पे ही हम फोकस करेंगे तो वो सारा प्लांट किंगडम का पार्ट आ गया, यानी जितने भी प्लांट हो गए। इसी तरह जितने भी एनिमल हो गए वो सारे एनिमल किंगडम के पार्ट हो गए। अब जो 3 डोमेन है अर्थ के, यानी लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फीयर, ये इंटरेक्ट करते हैं, यानी एक दूसरे पे असर डालते हैं, या आप कह सकते हो इंटरेक्ट का एक और मतलब होता है कि एक दूसरे के साथ काम करते हैं। तो ये तीनों डोमेन एक साथ मिलकर काम करते हैं, इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड अफेक्ट ईच अदर, और एक दूसरे पे अफेक्ट करते हैं, यानी असर डालते हैं इन सम वेज और अदर, यानी किसी न किसी तरीके से एक दूसरे के साथ काम करते हैं और असर डालते हैं। तो इंटरेक्ट का मतलब ऐसे समझ सकते हो एग्जाम्पल से
कि जैसे मान लो मुझे एक प्लांट ग्रो करना है, तो वो प्लांट कहाँ ग्रो होगा? सॉइल में। सॉइल किसका पार्ट है? लिथोस्फीयर का। उस प्लांट को ग्रो करने के लिए पानी की ज़रूरत है, और पानी किसका पार्ट है? हाइड्रोस्फीयर का। वो प्लांट कैसे ग्रो होगा? उसको कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह की जरूरत पड़ेगी। वो कहाँ से मिलेगा? उसको एयर से मिलेगा, जो कि एटमॉस्फेयर का पार्ट है। तो ये तीनों मिल के काम कर रहे हैं तो एक प्लांट ग्रो होता है। तो ये इंटरेक्शन की बात हो गई। और एक दूसरे पे कैसे इफेक्ट डालते हैं इसका भी आपको एग्जाम्पल दिया है। फॉर एग्जाम्पल, फॉरेस्ट की कटिंग करना ताकि लकड़ी की जो ज़रूरत है उसको पूरा किया जा सके, या फिर लैंड को क्लियर करना, उसको साफ करना, जो भी छोटे मोटे पेड़ पौधे हैं उसको हटा देना एग्रीकल्चर के लिए, यानी वहाँ पर फिर खेती की जा सके। तो इसकी वजह से क्या हुआ है? लेड टू फास्ट रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम द स्लोप्स। तो अगर फॉरेस्ट को कट किया जाएगा, लैंड को क्लियर किया जाएगा खेती के लिए, तो स्लोप्स पे यानी ढलान पे जो मिट्टी होगी वो बहुत तेज़ी से रिमूव होने लगेगी। कैसे, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। जैसे मान लो ये रिवर इस तरह से फ्लो हो रही है और ये इसके किनारे मिट्टी है, तो अगर रिवर के किनारे ट्रीज लगे होंगे या प्लांट वगैरह होंगे, तो प्लांट या ट्री की जो रूट्स होती हैं, उनकी जड़ें जो होती है वो मिट्टी को पकड़े होती हैं। अगर हमने ट्रीज को कट कर दिया या जो भी प्लांट वगैरह तो उसको हमने क्लियर कर दिया, बिल्कुल लैंड साफ हो गई, तो होगा क्या? ये जो पानी बह के आ रहा है, ये जब किनारे वाली मिट्टी में टक्कर मारेगा, तो मिट्टी क्योंकि ऐसे किनारे स्लोप में है, भाई ऐसे बीच में यहाँ पर ऐसे पानी भरा हुआ है, ऐसे ढाल टाइप का होता है, ऐसे तो रिवर वगैरह होती है, तो पानी जब बहेगा किनारे टक्कर मारेगा तो यहाँ से मिट्टी कट के पानी में जाके बहने लगेगी। इस तरह से रिवर क्या होगी? चौड़ी हो जाएगी। यानी कुछ टाइम के बाद रिवर कुछ इस तरह से हो जाएगी। और ये कैसे हुई? क्योंकि साइड में जो मिट्टी थी वो रिमूव होने लगी। तो ये जो हिस्सा, इसकी अगर हम बात कर लें तो पहले यहाँ पर लैंड हुआ करता था, ज़मीन हुआ करती थी, या नीचे वाला हिस्सा ऐसे बिल्कुल सीधी थी, तो ये जो हिस्सा था यहाँ पर पहले ज़मीन हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ पर पानी आ गया है। तो वाटर क्या है? हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है, और जो सॉइल है हमारी वो लिथोस्फीयर का पार्ट है। तो ये हाइड्रोस्फीयर वाले पार्ट ने लिथोस्फीयर वाले एरिया पे कब्जा कर लिया, वहाँ का हिस्सा रिमूव करके वहाँ पर पानी भर गया। तो एक तरह से इफेक्ट ही तो डालना हुआ, दूसरे पे असर डालना हुआ। तो ये एक एग्जाम्पल है जहाँ पर एक डोमेन दूसरे डोमेन पे इफेक्ट डाल रहा है। इसी तरह अर्थ की जो सरफेस है वो भी चेंज हो सकती है ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज़, जैसे अर्थक्वेक वगैरह हो गया, ठीक है, जो भी डिजास्टर वगैरह नेचुरली आते हैं उनकी अगर हम बात कर ले तो उसकी वजह से अर्थ की जो सरफेस है वहाँ भी हमको चेंज देखने को मिलता है। जैसे अर्थक्वेक वगैरह आ गया, इसको एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो। देयर कुड बी सबमर्जेंस ऑफ लैंड एज हैपेंड इन द केस ऑफ सुनामी रिसेंटली। तो सुनामी आपका कैसे आता है? जब पानी में अर्थक्वेक आता है, उसी की वजह से सुनामी जनरेट होती है। तो सुनामी की वजह से क्या हो सकता है? लैंड सबमर्ज हो सकती है, यानी पानी में डूब सकती है। और ऐसा हुआ भी है। कहाँ हुआ है? तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का एक हिस्सा सबमर्ज हो गया, डूब गया पानी के अंदर सुनामी की वजह से। यानी ऐसे मान लो ये इस तरह से लैंड वाला हिस्सा हुआ करता था। यानी 2004 में क्या हुआ था? अंडमान एंड निकोबार के आसपास वहाँ पर सुनामी आया था। तो सुनामी आते ही तो बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, ज़मीन के बड़े हिस्से तक पानी पहुँच जाता है। तो यहाँ पर भी ऐसे हुआ, पानी बहुत दूर तक ज़मीन में पहुँच गया। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बिल्कुल नीचे साइड में आप देखोगे तो एकदम कॉर्नर पे एक जगह है, उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट क्या था? ज़मीन का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 2004 में जब सुनामी आई तो वहाँ पानी भर गया और उसके बाद से वो हिस्सा डूब ही गया। वहाँ लाइट हाउस भी हुआ करता था, लेकिन अब वो पूरी तरह से पानी के अंदर है। तो सुनामी की वजह से क्या हुआ? जो अर्थ की सरफेस है उसके अंदर हमको चेंज देखने को मिला कि वो हिस्सा जो पहले लैंड हुआ करता था अब पानी के अंदर डूब गया वो, यानी वहाँ पर पानी आ गया। तो पहले जो लिथोस्फीयर का पार्ट था वो हाइड्रोस्फीयर का पार्ट बन गया। तो पानी की वजह से वो हिस्सा जो लैंड वाला था वो चला गया। इसी तरह जो वेस्ट मटेरियल है जो कि लेक्स या रिवर के अंदर डिस्चार्ज होता है, वो क्या करता है? वाटर को अनसुटेबल बना देता है ह्यूमन यूज़ के लिए, यानी इतना गंदा हो जाता है कि वो इंसान उसको यूज़ नहीं कर सकता। ये और भी जो लाइफ फॉर्म्स है उसको भी डैमेज करता है, यानी उस पानी के अंदर जो भी ऑर्गेनिजम्स होंगे, फिश है या और भी जो इंसेक्ट वगैरह हैं, अगर पानी गंदा होगा तो उनको भी नुकसान करेगा। इमिशंस फ्रॉम द इंडस्ट्रीज़, यानी इंडस्ट्री वगैरह से जो धुआं निकलता है, इसी तरह थर्मल पावर प्लांट्स हो गए, गाड़ियों से भी धुआं निकलता है, तो ये क्या कर रहे हैं? एयर को पल्यूट कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं। अब जैसा कि हम देख चुके थे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है एयर का, यानी एयर के कॉम्पोजिशन की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड होती ज़रूर है थोड़ी, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्यों इंपॉर्टेंट होती है? क्योंकि ये क्या करती है? जो अर्थ रेडिएट करती है हीट, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, और इस तरीके से जो हीट है वो हमारे एटमॉस्फेयर में ही रहती है। इसकी वजह से हमारा जो प्लेनेट है वो वार्म रहता है, गर्म रहता है, वरना बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ने लगे। तो ये जो इंडस्ट्री वगैरह से धुआं निकलता है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, तो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है। बट इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेड टू इंक्रीज इन द ग्लोबल टेम्परेचर। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब यहाँ से निकल रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ जाएगा। जब बढ़ जाएगा तो और ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब होगी, यानी फिर हमारा जो प्लेनेट है यानी अर्थ और ज़्यादा गर्म हो जाएगी,
तो इसकी वजह से जो ग्लोबल टेम्परेचर है यानी पूरी दुनिया का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल यानी पूरी दुनिया, वार्मिंग मतलब गर्म होना, यानी पूरी दुनिया गर्म हो रही है। आप जहाँ भी रहते हो वहाँ ये चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हो कि पहले जो गर्मियों में टेम्परेचर होता था उसके मुकाबले में अब ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो वो ज़्यादा गर्मी क्यों पड़ती है? ऐसे तो बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से एक रीज़न यही है कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रही है और गर्मी ज़्यादा हो रही है। इसीलिए इस बात की ज़रूरत है कि हम लिमिट कर दें यूज़ ऑफ रिसोर्सेज ऑफ अर्थ टू मेंटेन, यानी ऐसा नहीं कि कोई भी कितना भी चीज़ें यूज़ की जा रही हैं, एक हिसाब से हमको यूज़ करना है, एक लिमिट लगा देनी कि भाई इससे ज़्यादा आप रिसोर्सेज को यूज़ नहीं करना है, ताकि एक बैलेंस बना रहे नेचर के अंदर बिटवीन द डोमेन्स ऑफ लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। तो इन तीनों में आपस में बैलेंस बना रहे, क्योंकि अगर इनमें से एक में भी प्रॉब्लम आएगी तो बाकी दूसरों पे इफेक्ट पड़ेगा और इस तरह से ये बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो यहाँ के ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है और इसी के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अगर आपको नोट्स या एक्सरसाइज के सोल्यूशन चाहिए तो मेरी वेबसाइट है www.estudywala.com, वहाँ विजिट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप चैनल है, उसे भी आप फॉलो कर लो ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। प्राइवेसी आपकी मेंटेन रहेगी, यानी आपका नाम और फ़ोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। ओके, थैंक यू।